नमस्कार बागबान भाइयों, मेरा नाम शौर्य है। जिस तरह से जुलाई मंथ की एंडिंग हो रही है, सेब का भी जो अर्ली वैरायटियां हैं वो हार्वेस्टिंग की तरफ चल रही हैं। तो इस सप्ताह में जो है हम आज आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट ड्यूक चौहान जी के ऑर्चर्ड में। तो इससे पहले कि हमारा ये सीजन का पहला पॉडकास्ट शुरू हो, आइए ड्यूक जी के ऑर्चर्ड की एक विजिट करें। नमस्कार जी, मेरा नाम शौर्य है और आज मैं आपके सामने हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर ड्यूक चौहान जी के साथ आया हूँ। ड्यूक जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का जो हमारा पहला पॉडकास्ट है, इसको हम लोग ड्यूक जी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। ड्यूक जी हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे जो हमारे एक नॉन फार्मर हैं कोटखाई के। तो सबसे पहले मैं ड्यूक जी से जानना चाहूँगा, ड्यूक जी आपने जिस तरह से अपना प्रोफेशन पहले टीचिंग के साथ शुरुआत करी, उसके बाद आपने जरा थोड़ा अपने दर्शकों को आप बताना चाहेंगे किस तरह से आपने टीचिंग, कितने साल तक आपका टीचिंग करियर रहा और किस तरह से आप इस चीज़ में आए? मेरा एक्चुअल ऐसा था, टीचिंग का करियर मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया था। पहले ट्यूशन से पढ़ाई, फिर उसका चंडीगढ़ थे। हाँ जी। चंडीगढ़ से मैंने शिमला से पहले एमएससी करी अपनी। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं पीएचडी के लिए अपने वहाँ पीयू चला गया था। अच्छा। तो वहाँ पर ऐसा था कि टीचिंग भी की, ट्यूशन भी पढ़ाई, बाकी आपके खेड़ा वगैरह जो है आपके नोट सेंटर्स थे ट्यूशन्स के, वहाँ पर काफ़ी टाइम मैंने पढ़ाया, 1.5 साल करीब मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद घर आ गए थे, घर की थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से घर आ गए। तो यहाँ पर भी मैंने टीचिंग जारी रखी थी। और उसके बाद ये लगा कि भाई टीचिंग तो ठीक है, चलो एज अ प्रोफेशन ठीक है, बट अगर जो ऑर्चर्ड के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल था। ऑर्चर्ड भी अच्छा मेंटेन रहता, बाकी आपके रिजल्ट तो खुद ही आता है अगर आप मेंटेनेंस करोगे। उस वजह से मैंने जो है फिर छोड़ा था, टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के अपने ऑर्चर्ड के प्रोफेशन के ऊपर शिफ्ट किया था। हाँ जी सर, कितना समय हो गया होगा इस चीज़ को लगभग? मतलब मेरा टीचिंग प्रोफेशन आप समझो 15-18 साल का था। हाँ उसके बाद फिर आप ये रखो दोबारा से यही है कि 15-1 साल तकरीबन मेरा ऑर्चर्ड के ऊपर है। अच्छा। सर उसके बाद जानना आपसे ये चाहेंगे कि किस तरह के, मतलब आपने ऑर्चर्ड किस एरिया में आपके किस तरह के ऑर्चर्ड हैं, क्या वैरायटीज आपकी मेजर आपके पास रहती हैं? आपके देखो पहले तो जो पहले पुराने ऑर्चर्ड थे उसमें सारी वैरायटी थी, रेड भी था, रिचर्ड भी था, रॉयल भी था, तो वॉश भी था। फिर जब मैं आया हूँ तो उसके बाद मैंने थोड़ा शिफ्ट करना स्टार्ट किया। तो जैसे गालास पे गए, स्पर उस टाइम पहले स्टार्ट में तो स्पर आया, जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम स्पर की वैरायटी ज़्यादा थी। हमने स्पर की तरफ शिफ्ट किया। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पहले तो इतने क्लियर नहीं थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें हम एक्सपीरियंस बढ़ता गया, फिर टॉल स्पिंडल और सिंगल स्पिंडल आए तो हम उधर को शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद गाला वैरायटीज पे शिफ्ट किए। मतलब धीरे धीरे जो आपके जैसे जैसे खुद को नॉलेज भी मिली, एक्सपीरियंस भी मिला, तो वैरायटीज के ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट किया। हाँ जी। सर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सेब के बागवानों की कठिनाइयाँ थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। अगर बात करें मौसम की, जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि कुछ एक सेटिंग के टाइम पे भी काफ़ी दिक्कत अभी रह रही है। जिस तरह फ्रूट फ्लावर सेटिंग की इस बारी क्या हुआ कि जो फूल थे वो फ्रूट डेवलप नहीं कर पाए, ज़्यादातर फूल ही नहीं बने, ज़्यादातर जो पत्ते बन गए, जो वेजिटेटिव बर्ड ज़्यादा बढ़ गए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है इस चीज़ के ऊपर, कैसे एक ग्रोअर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे सकता है? क्या एक्चुअल जो तो इस साल आई है प्रॉब्लम, स्पेशली इस साल आई है, वो आपके लास्ट ईयर जो था वो हैवी रेनफॉल का सबसे बेसिक कारण था। आपकी क्योंकि जो है आपके बर्ड फॉर्मेशन आपके ऑलमोस्ट जून तक होती है। जो एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब ज्यादा मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, पर जो मेरे हिसाब से कि आपका जून तक मैक्सिमम बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है। हमारा जो लास्ट ईयर जो कंडीसिव था नहीं, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट बिल्कुल टोटली रेनी सीजन रहा, सनशाइन मिली नहीं है, उस वजह से इस साल ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई है। बाकी और साल के लिए ऐसा है कि एक तो है एक्सेस हैवी फसल होना हर पेड़ में, उसका सबसे बड़ा कारण है नेक्स्ट ईयर को जो प्रॉब्लम आती है।
बाकी जो आपका फिर ये है कि आप पोस्ट हार्वेस्ट क्या यूज करते हो। सेकंड आपका लीफ, लास्ट ईयर प्री मेच्योर लीफ फॉल मैक्सिमम 98% था, 2-3% ग्रोवर बोलो जो बचे हैं। तो उस वजह से जो आपके बर्ड फॉर्मेशन नहीं हुई है, वो मेरा जो मानना है ये कारण है लास्ट ईयर के। और जिस तरह की एक समस्या भी हम लोग देख पा रहे हैं, पत्तों के ग्रोअर्स को समझ ही नहीं आ रहा है, तो जैसे आपने किस तरह की प्रैक्टिसेस के साथ इन सब चीज़ों को, आपके अभी हमने ऑर्चर्ड में विजिट किया कि पत्ते आपके काफ़ी हेल्दी लगे, क्या प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल रही है इसको में? एक तो आपका देखो सबसे बड़ी बात है शेड्यूल का आपका ऐसा है कि एक तो आप अपने बगीचे के हिसाब से शेड्यूल सेट करो, सबसे बड़ा कारण है ये। अब आज के डेट में मैक्सिमम जो है 50 to 60% केस ऐसा है आपका कि भाई ग्रोवर देखता है इसने ये दवाई करी है मैंने भी करनी है। आप अपने बगीचे के पत्ते को चेक करो कि भाई क्या है आपका। देखो एक तो देखो आपके बायर का ही है, ठीक है, आपका शेड्यूल आता है, आपका इंटीमेशन आती है, हर हफ्ते मैक्सिमम इंटीमेशन आ रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना पता चेक कर सकते हो भी क्या है। ठीक है, जरूरी नहीं आप जिस मर्जी की दवाई करो, पर उसके हिसाब से तो करो। आपका रडार सेट हुआ हुआ वो आपको स्पेसिफिकली शो कर रहा है कि भाई आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिजिटल प्रेडिक्शन जो है उसके हिसाब से आप अपना करो। मैं मैक्सिमम 2 साल से वही फॉलो कर रहा हूँ। राइट सर, उसके हिसाब से शेड्यूल सेट करता हूँ अपना भी कि इस टाइम में कौन सी दवाई होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वजह से जो है पत्ते की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरा आपका जो इस साल भी एक नेक्रोटिक की शिकायत सबको आई है, 2 साल हो गए हैं, लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया था। मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि 1-2 स्प्रे आप एंटीबायोटिक की जरूर शेड्यूल में यूज करें। राइट सर, राइट। उससे जो है आपके रुक रहा है। अच्छा, जहां पर भी आप देख लो जितनों ने भी की होगी वो सब आपको ये चीज बोलेंगे कि भाई इसको स्प्रे में इस्तेमाल करें। राइट सर। और सर कुछ एक चीजें जैसे माइट्स की बहुत ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है, इस साल अनकंट्रोलेबल माइट थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इस सिचुएशंस में जैसे प्रिकॉशनरी या किस तरह से ग्रोअर को अपने बारे में ऑर्चर्ड का देखभाल किस तरह से कर सकता है ग्रोअर माइट के लिए? आपका देखो वो ये बात आ गई ना कि अगर आप प्रॉपरली अपने बगीचे को देख रहे हो, राइट, ठीक है, माइट आपको दिखता है, तो आप माइट के लिए पहले तो स्टार्ट में जो है शेड्यूल्स में जो है नॉर्मली ओबरन हो गया और हो गया 2-3 चीजें जो है वो आप करते जाओ। ठीक है, अगर आपको ये लगता है लास्ट में कि भी मेरे ज्यादा अब लास्ट सीजन है, जो आज के डेट में बोल रहा हूँ कि अब लास्ट में प्लकिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप एक चीज कर सकते हो, ओबरन कर दो, सोलोमन कर दो। राइट सर, ठीक है ना, सोलोमन कर दो, ये 2 चीजें कर दो, आपके 15-20 दिन का रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है। और बुली एप्पल एफिड की समस्या भी देखने को मिल रही है कुछ एक, जहाँ पे हीट थोड़ी सी हो रही है आपके। देखो ये मैक्सिमम जगह शिकायत है। राइट सर, जो मेरे बगीचे में भी थी उसमें कोई वो नहीं है, मेरे भी थी, ऐसा नहीं है कि जी मेरा बगीचा कोई स्पेशल है कि नहीं होगी, मेरे थी, पर 2 साल से चैन है। कारण ये था आफ्टर सेटिंग मैंने जो है मोमेंटो 2 स्प्रे की हुई है। हाँ जी, हाँ जी। 2 साल लगातार शेड्यूल में यूज की, उसके बाद जो है अच्छा एक खासियत ये है उलियाफिड के लिए आपको जो है स्टार्ट में स्प्रे करनी पड़ेगी जब आपको दिख जाएगी व्हाइट फॉर्मेशन हो गई है, मतलब कॉटन सिस्टम फॉर्म हो गया है, तो फिर आपके कोई काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। आप जो है आफ्टर सेटिंग तुरंत जो है 2 स्प्रे इसकी कर दो, मतलब वॉलनट स्टेज से पहले पहले कर दो, तो आपके नहीं आएगा। राइट सर, राइट। ये तो सर अभी जैसे कुछ एक देख पा रहे हैं कि सेब्स के रेट के ऊपर कुछ एक चीजें रहती हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या फैक्टर्स जो हैं जो डिपेंड करते हैं जो रेट के ऊपर, जो एक ग्रोअर जो है अच्छा रेट ले सकता है, जिस तरह से अभी लास्ट की स्प्रेज चल रही हैं, किस तरह से आपके अकॉर्डिंग किस चीजों का इसमें आपका देखो 1-2 प्रैक्टिसेस ऐसी है जो जरूरी है हमारे को करनी। राइट सर, आपके एक तो देखो सेब बिकता है कलर, राइट, साइज, ठीक है, फिनिशिंग, ठीक है। इसके लिए जो मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ लूना को करता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपने कभी भी देख लेना जब आप इसकी स्प्रे करोगे 10 दिन बाद आपको फिनिशिंग खुद दिखेगी। राइट। और सेब जो है फिनिशिंग पे ही बिकता है, रंग सबके आता है, कलर सबके होता है, कलर और साइज मैक्सिमम आ रहा है, बट फिनिशिंग जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा रेट पकड़ेगा। ठीक 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 सर, अब जिस तरह से देख रहे हैं कि थोड़ा सा यंग लोग जो हैं जो भी ज्यादा जो है क्या कहते हैं इस ग्रोअर के ऊपर आ रहे हैं, अपनी एप्पल के ऑर्चर्ड बनने की तरफ आ रहे हैं, उन सब के लिए कुछ एक स्पेशल चीज़ की जिससे उनका और इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। जैसे अभी क्या है कि प्राइवेट जॉब छोड़ के लोग बहुत सारे ऑर्चर्ड के ऊपर आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज किसी लोगों के लिए किस तरह से हम और प्रमोट कर सकते हैं जो एप्पल के कल्टीवेशन? देखो एप्पल इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसको बोलते हैं किंग साइज इंडस्ट्री है। राइट सर, लिविंग एज अ किंग है, जो नॉर्मल केस है, मैं भी कर रहा हूँ, हम खुद बोलते हैं कि लिविंग एज अ किंग वाला काम है इसका। ठीक है जी, उसमें सिर्फ ये जो न्यू जनरेशन आ रही है वो आके ये नहीं है कि जी सडन चेंज होएगा। आपको देखो सीधी सी बात, अगर आप जॉब छोड़ के घर आ रहे हो तो आप पूरा बगीचा भी नहीं काट सकते हो।
राइट सर। ठीक है, आप एक सर्टन पोर्शन से स्टार्ट करो। जो आपने इनोवेटिव सिस्टम स्टार्ट करना है, आपने सिंगल स्पिंडल करना है या अल्ट्रा डेंसिटी, हाई डेंसिटी, जो भी करना है, आप एक सर्टन पोर्शन से स्टार्ट करो, न्यू वैरायटीज की तरफ जाओ। राइट, ये एक फैक्ट है। आप ओल्ड को धीरे धीरे रिमूव करना, पूरा नहीं रिमूव करना, क्योंकि आपने खाना भी है, कमाना भी है, सब कुछ है। हमने भी ऐसा ही किया है। राइट सर। धीरे धीरे, अभी भी नहीं पूरा रिमूव हुआ है। अभी भी हम, ये नहीं कि ट्रेडिशनल प्लांट मेरे पास है, अभी भी है। आप मेरे पास अभी वॉश अभी भी खड़ा है, रॉयल भी मिलेगा, बट साथ में स्पर भी तैयार किया है, गाला भी तैयार किया। न्यू वैरायटीज को धीरे 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 डेवलप करो। बाकी एक जरूर है कि अंधभक्ति और ये यूट्यूबर्स के ऊपर मत दौड़ना। राइट, पहले बोल रहा हूँ, आपने वैरायटी अपनी एलिवेशन को देख के फिर उसको चेक करके प्रॉपर्ली तभी लगाना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ड्यूक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमेशा से ही हमें जिस तरह से अच्छी जानकारी के साथ ही हम सबको जो है अवगत किया है, तो धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।